Namaste, I'm JVN Dr. Sapna, and in this session we'll discuss about the selection of the executive and the growth of the executive powers, यानी कार्यपालिका का चयन कैसे किया जाता है और कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि. Now, there are the 5 different methods of choosing the chief executive. Like the first one is a hereditary principle. The second one हम कह सकते हैं डायरेक्टर पॉपुलर इलेक्शन. देयर नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्टेड इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर. और नेक्स्ट आता है फिर नॉमिनेशन. यानी 5 तरीके होते हैं जिसमें कार्यपालिका का चयन अथवा नियुक्ति जो विभिन्न देशों में अलग अलग ढंग से की जाती है. पहला आता है पैतृक. द सेकेंड इज जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन. परोक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन. व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन यानी इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर. और मनोनयन जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव. अगर फर्स्ट की बात करते हैं कि पैतृक, तो हेरिडिटरी है कि पैतृक कार्यकारी एक बार पदार्पण होने पर जीवन पर्यंत शासन करते हैं. उनके निधन के बाद उसी वंश का व्यक्ति शासन का उत्तराधिकारी होता है और वह उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा मिलता है. यानी हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन ऑल द मोनार्किकल स्टेट्स टुडे द एग्जीक्यूटिव इज हेरिडिटरी इन particular family or dynasty. Before the rise of popular government, this principle of selection was practically universal and still survives in many of the world. So इसका जो अगर हम इसमें कुछ एडवांटेज देखें इसका, तो यही है कि इट इज़ अ पावरफुल मीन ऑफ अटैचिंग द masses to the government and of securing their loyalty and obedience. दूसरा, टू द ग्रेट एडवांटेज ऑफ हेरिडिटरी मोनार्की से दैट इट इज़ द प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ फैमिलीज ऑलवेज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इज नेवर सस्पेंडेड फॉर अ सिंगल इंटेंस्ट. The hereditary principle keeps the country free from frequent elections. Our hereditary executive can contribute much to the government by the way of advice and encouragement in the light of his or her accumulated experience. नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इलेक्शन. तो डायरेक्ट इलेक्शन ये है कि द चॉइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट the opposite principle to that of the hereditary method. The President of the French Republic under the Constitution of 1848 was elected by the direct vote of the people. The President of Germany under the Weimar Constitution was also elected by the whole German people. The President of France under the Fifth Republic is elected by the direct universal suffrage. इसका जो एडवांटेज होता है डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन का ये होता है कि इट इज़ एन अकॉर्ड विद द नोशंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट. इट स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द पब्लिक अफेयर्स. इट affords some means of political education for the masses, and it secures the choices of a chief magistrate in whose ability and integrity the people have confidence and to whom he is responsible for his official conduct. और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है बिकम वेरी पॉपुलर अमंग्स द मासेस एंड ही मे बी टेम्प्टेड टू एज्यूम डिक्टेटोरियल पावर. The system is very expensive. It led to wastage of public money, and the masses in a country of a vast area cannot have the competence to judge wisely and the qualification of a candidate for so important an office. तो जनरली जो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें कई देशों में कार्यपालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के मतों द्वारा होता है. जैसे कि बोलिविया, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि देशों में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है. फ्रांस में भी राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए सीधे मतदान द्वारा चुना जाता है. और इसके जनरली सेशन में आपसे मैंने डिस्कस भी किया है कि इसके एडवांटेज भी होता है बिकॉज इट इंटरेस्ट इन द पब्लिक अफेयर्स. इट मीन्स अ पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर द मासेस. और डिसएडवांटेज यही होता है कि टेम्प्टेड टू एज्यूम डिक्टेटोरियल पावर, उसको एक तानाशाही बना सकता है उसको. और दूसरा, इट इज़ लेट्स टू वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी. एंड जनरल ये होता है कि
it cannot have the competence, यानी जो mass है in a country of vast area, they cannot have the competence to judge wisely of the qualification of a candidate for important an office. The next है that is a indirect election, यानी the method of indirect election is employed in the United States of America. In India also, the president is indirectly elected by an electoral college. यानी परोक्ष निर्वाचन जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है. कई देशों में प्रधान कार्यकारी का निर्वाचन एक विशिष्ट निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है. भारत और अमेरिका में जनता द्वारा परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है. नेक्स्ट आता है इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर, यानी व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन. इस पद्धति में विधायिका के द्वारा कार्यपालिका का निर्वाचन करते हैं और विधायिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका अध्यक्ष या समिति का चुनाव होता है. स्विस संघीय कार्यपालिका निर्वाचन वहाँ की विधायिका द्वारा की जाती है, यानी इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर. In this, the chief executive may be elected by the legislative branch of the government. The method is employed in Switzerland, the Russia and the People's Republic of China. In India and other parliamentary democracies, the real executive, that is the cabinet, is not formally elected by the legislature, but the leader of the majority party in the popular house is invited to form the cabinet. The next one is nomination. Nomination यानी मनोनयन. The system of nomination obtained in some of the Commonwealth countries. For example, in Canada, the Governor General is appointed by the Queen of England on the recommendation of the Prime Minister of Canada. The Governor General of India in the pre-independence day was appointed by the King of England. The Governor of State in India today is appointed by the President of the Indian Republic. यानी मनोनयन यानी कार्यपालिका मनोनयन भी होता है. स्वतंत्रता से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी. तो जनरली देयर आर 5 यू कैन से कि सिलेक्शन है उसमें 5 तरह के होते हैं. जैसे पहला होता है पैतृक या हेरिडेटरी. द नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन. परोक्ष यानी इनडायरेक्ट. नेक्स्ट है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन यानी इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर. और मनोनयन यानी नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव. इनको देखने के बाद अगर हम कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धियां देखेंगे तो यही आएगी कि आधुनिक युग में कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों ने कार्यपालिकाओं की शक्तियों में भी बहुत ज़्यादा रात जौगनी वृद्धि कर दी है. लॉक तथा रूसो ने अपने सामाजिक समझौते में एक सीमित कार्यपालिका तथा लोकप्रिय कार्यपालिका का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, किंतु यथार्थ में यानी फैक्ट में आधुनिक प्रवृत्तियों ने समस्त कार्यपालिकाओं को हॉब्स का यथार्थ अनुयायी बना दिया है. मैक्रिट्स ने ठीक ही कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिकाओं को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया है. कार्यपालिका में शक्तियों के केंद्रण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन हो गया है, केंद्रीकरण हो गया है, समाजवाद एक सोशलिज्म हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट यानी सिविल क्राइसिस हो रही है, नेतृत्व की आवश्यकता है, संचार आवागमन के साधनों का विकास, राजनीतिक दलों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास यानी उनका एक डिक्लाइन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. तो इन सब चीज़ों के कारण अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो बढ़ती जा रही है. थैंक यू.